हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बांसुर क्लासेज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत की। कल हमने बात की थी मध्यकालीन भारत की और आज अपनी क्लास होने वाली है दिल्ली सल्तनत पर। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। दोस्तों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों का उदय हुआ? दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों का उदय हुआ? ऑप्शन ए 5 राजवंश, ऑप्शन बी 6 राजवंश, ऑप्शन सी 4 राजवंश और ऑप्शन नंबर डी 7 राजवंश। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होता है क्या होगा कि दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों का उदय हुआ? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 राजवंशों। अगर हम 5 राजवंशों की बात करें तो गुलाब वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इसमें खिलजी वंश सबसे कम समय तक शासन करता है और तुगलक वंश सर्वाधिक समय तक शासन करता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 राजवंशों का उदय दिल्ली सल्तनत काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी रजिया सुल्ताना। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होता है क्या होगा कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो ये गौरी का गुलाम था और इसने लाहौर को राजधानी बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि की बात करते हो इसे कुरान खां और लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। और गौरी ने इसे निसापुर ईरान के काजी फखरुद्दीन से खरीदा था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है बैराम शाह, ऑप्शन सी है बलबन और ऑप्शन नंबर डी है इल्तुतमिश। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होता है क्या होगा कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलामों को गुलाम कहा जाता है और इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व बदायूं यूपी का सूबेदार था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का तृतीय युद्ध किसके मध्य हुआ? तराइन का तृतीय युद्ध किसके मध्य हुआ? ऑप्शन ए इल्तुतमिश व यालदोज के मध्य, ऑप्शन बी इल्तुतमिश व इब्राहिम लोदी के मध्य, ऑप्शन सी इल्तुतमिश व बाबर के मध्य, ऑप्शन नंबर डी है इल्तुतमिश व जैतर सिंह के मध्य। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होता है क्या होगा कि तराइन का तृतीय युद्ध किसके मध्य हुआ? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश और यालदोज के मध्य। और तराइन का तृतीय युद्ध हुआ कब था? ये हुआ था 1215 ईस्वी में और इसमें इल्तुतमिश की सहायता की थी गजनी के शासक ख्वाजा रिजम शाह ने की थी और बाद में इल्तुतमिश ने इसे गजनी का सूबेदार बना दिया था और इस युद्ध में इल्तुतमिश की विजय हुआ था, ध्यान रखना। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम तुर्क शासक जिसने अपने नाम के सिक्के चलाई। प्रथम तुर्क शासक जिसने अपने नाम के सिक्के चलाई। ऑप्शन ए बहराम शाह, ऑप्शन बी नसरुद्दीन, ऑप्शन सी बलबन और ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा कि प्रथम तुर्क शासक जिसने अपने नाम की सिक्के चलाई। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश। और इसी इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाया था। इसके 2 प्रकार के सिक्के थे, टंका और चितल। टंका चांदी का था, चितल तांबे का था। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने सिक्कों पर उमदन उल निस्वा की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए रजिया सुल्ताना, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन नंबर सी
बहराम शाह और ऑप्शन नंबर डी मसूद शाह। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने सिक्कों पर उमदन उल निस्वा की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्ताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम दल चालीसा मंडल को समाप्त किया। गुलाम दल चालीसा मंडल को समाप्त किया। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश ने किया था, ऑप्शन नंबर बी है बलबन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी बहराम शाह ने, या ऑप्शन नंबर डी नसरुद्दीन ने किया था गुलाम दल चालीसा मंडल को। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा कि गुलाम दल को समाप्त किसने किया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बलबन। और बलबन की अगर हम बात करें तो बलबन ने सिजदा व पाबोस की नीति लागू की थी और नवरोज मनाना प्रारंभ भी बलबन ने किया था और लोह व रक्त सिद्धांत भी बलबन ने अपनाया था। और इस लोह व रक्त सिद्धांत का हम बात करें तो इसका उल्लेख बर्नियर के ग्रंथ तारिक ए फिरोज शाह में मिलता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसने गुलाम दल मंडल को समाप्त किया था बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश जिसने दक्षिणी भारत अभियान किया। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश जिसने दक्षिणी भारत अभियान किया। ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी तुगलक वंश, ऑप्शन सी खिलजी वंश, ऑप्शन नंबर डी है सैयद वंश। तो बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश जिसने दक्षिणी भारत अभियान किया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खिलजी वंश। अगर हम खिलजी वंश के संस्थापक की बात करें तो फिरोज खिलजी है इसके संस्थापक, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, या ऑप्शन नंबर डी बलबन। तो बताइए साथियों कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किसने की थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम सुल्तान जिसने सेना का गठन दशमलव पद्धति के आधार पर किया। प्रथम सुल्तान जिसने सेना का गठन दशमलव पद्धति के आधार पर किया। ऑप्शन ए है मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, और ऑप्शन नंबर डी है फिरोज तुगलक। बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा कि प्रथम सुल्तान जिसने सेना का गठन दशमलव पद्धति के आधार पर किया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी ने सेना का गठन दशमलव पद्धति के आधार पर किया था। इसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी ने ही सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। घोड़े दागने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी और प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी जिसने स्थायी सेना रखी थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। ऑप्शन ए है मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी आराम शाह, ऑप्शन नंबर डी गयासुद्दीन तुगलक। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने अपने आप यानी कि स्वयं को खलीफा घोषित किया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुबारक शाह खिलजी। ये मुबारक शाह खिलजी वही है जो कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र धारण करके या नग्न अवस्था में भी आ जाता था। तो दोस्तों, अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुबारक शाह खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्रोह व पतन किस वंश से प्रारंभ हुआ। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार,
सर्वाधिक विद्रोह और पतन किस वंश से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए खिलजी वंश से, ऑप्शन नंबर बी तुगलक वंश से, ऑप्शन नंबर सी सैयद वंश से और ऑप्शन नंबर डी लोधी वंश से। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विद्रोह या पतन किस वंश से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुगलक वंश। अगर हम सर्वाधिक बात करें तो तुगलक वंश में सर्वाधिक विस्तार हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के समय और पतन हुआ था मोहम्मद शाह की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत पतन की ओर चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है? सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी आराम शाह या ऑप्शन नंबर डी बलबन। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा कि सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा किसने है? तो हम इसकी बात करें तो इलियट ने कहा है, ध्यान रखना। इलियट ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा है। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत काल में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश था? दिल्ली सल्तनत काल में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश था? ऑप्शन ए सैयद वंश, ऑप्शन बी तुगलक वंश, ऑप्शन सी खिलजी वंश, ऑप्शन नंबर डी लोधी वंश। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा कि दिल्ली सल्तनत काल में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुगलक वंश। अगर हम इनके काल की बात करते हैं, सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक, तुगलक वंश 1320 से 1414 और खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 और लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाला वंश है तुगलक वंश। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समय मंगोल शासक तैमूर का आक्रमण हुआ? किसके समय मंगोल शासक तैमूर का आक्रमण हुआ? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी महमूद शाह, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा कि किसके समय मंगोल शासक तैमूर का आक्रमण हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महमूद शाह के समय। और ये आक्रमण हुआ कब था? 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत कालीन शासकों का राजनीतिक वर्णन मिलता है? सल्तनत कालीन शासकों का राजनीतिक वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए है तारीख ए फिरोजा शाही में, ऑप्शन बी शाहनामा में, ऑप्शन सी हुमायूंनामा में या ऑप्शन नंबर डी फतवा ए जहांदरी में। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा कि सल्तनत कालीन शासकों का राजनीतिक वर्णन मिलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फतवा ए जहांदारी में। इसके अलावा इसमें शरीयत अनुसार सरकारी कानूनों का वर्णन भी मिलता है, ये ध्यान रखना। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फतवा ए जहांदरी, जिसमें सल्तनतकालीन शासकों का राजनीतिक वर्णन और शरीयत अनुसार सरकारी कानूनों का वर्णन भी इसी पुस्तक में मिलता है, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत काल के किस शासक को मध्यकालीन भारत का निरंकुश कल्याणकारी सुल्तान कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत काल के किस शासक को मध्यकालीन भारत का निरंकुश कल्याणकारी सुल्तान कहा जाता है? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा
कि दिल्ली सल्तनत काल के किस शासक को मध्यकालीन भारत का निरंकुश कल्याणकारी सुल्तान कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक को। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी क्लास। कल और मिलते हैं नेक्स्ट इसी के आगे। धन्यवाद।